Hello students in this class today we are going to discuss the society of the later Vedic age. In the last class we discussed about the society of the early Vedic age और आज की क्लास में हम उसको लेटर वैदिक एज की सोसाइटी से कंपेयर भी करेंगे कि व्हाट चेंजेस ऑकर्ड इन द लेटर वैदिक एज सोसाइटी विच वर नॉट प्रेजेंट इन द अर्ली वैदिक एज सोसाइटी। तो हम दोनों सोसाइटीज को कंपेयर करेंगे। एज यू नो दैट द टाइम पीरियड ऑफ द अर्ली वैदिक एज सोसाइटी वाज 1500 BC टू 1000 BC। तो अर्ली वैदिक एज इट इज द अर्ली वैदिक एज सोसाइटी और इसका जो टाइम पीरियड है दैट वाज फ्रॉम 1500 BC टू 1000 BC and time period of later Vedic age society is 1000 to 600 BC and we have to compare both these societies. Okay students, देखिए the first point is that patriarchal society was the early Vedic age society was the patriarchal society in which the head of the family was the eldest male member and it was the father of the family that was the head of the family and that's why it was the patriarchal system of society. That patriarchal system जिसमें फादर हेड होते थे, हेड ऑफ द फैमिली के, was continued. इसको मैंने राइट लगाया है कि तो continued. तो here it was the system was patriarchal system of society था जो अर्ली वैदिक एज में था वही लेटर वैदिक एज में कंटिन्यू रहा. Patriarchal system of society जिसमें head of the family was the eldest male member. Second was the joint family system was there in the early Vedic age. In the later Vedic age also joint family system was there. Why the joint family system? Because the economy of the Vedic age was based on the agriculture. और agriculture में हमें जो operations होते हैं agriculture के अंदर टिलिंग, विनोइंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, different operations होते हैं agriculture के और उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा मैन पावर की जरूरत होती है। और आज के टाइम में तो जैसे हम लोग मशीन से एग्रीकल्चर करते हैं तो उस टाइम मशीन्स नहीं होती थी तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने हाथ से काम करते थे तो इस वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा मैन पावर की जरूरत होती थी। तो दैट इज व्हाई द जॉइंट फैमिली सिस्टम वाज देयर। सिमिलरली द जॉइंट फैमिली सिस्टम वाज कंटिन्यूड इन द लेटर वैदिक एज आल्सो। जॉइंट फैमिली सिस्टम यहां पर होता था। पोजीशन ऑफ द वीमेन अर्ली वैदिक एज में जो वीमेन की जो पोजीशन थी वो बहुत अच्छी पोजीशन थी इसलिए हमने इसको जो एरो लगाया है वो अपसाइड किया हुआ है। लेकिन लेटर वैदिक एज के अंदर आकर पोजीशन ऑफ वीमेन जो थी वो कुछ डाउन हो गई थी। तो ये डाउन एरो का मतलब है कि पोजीशन ऑफ द वीमेन जो थी ए लिटिल बिट डाउन हो गई थी। क्यों डाउन हो गई थी? बिकॉज ऑफ पॉलीगैमी एंड बिकॉज ऑफ पॉलिएंड्री। और पॉलीगैमी ये दो चीजें सोसाइटी के अंदर स्टार्ट हो गई थी जो कि अर्ली वैदिक एज के अंदर पॉलीगैमी, अर्ली वैदिक एज के अंदर मोनोगैमी वाज द जनरल रूल। मोनोगैमी मींस व्हेन वन मैन मैरी वन वीमेन और वहां पर पोजीशन ऑफ वीमेन बहुत अच्छी थी। चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड, पॉलीगैमी, पर्दा, सती, ये सारी प्रॉब्लम्स वीमेन्स फेस नहीं करती थी अर्ली वैदिक एज के अंदर। लेकिन लेटर वैदिक एज के अंदर पॉलीगैमी स्टार्ट हो गया था। पॉलीगैमी ज्यादा लेवल पर, बड़े बिग लेवल पर आ चुका था पॉलीगैमी और जिसमें वन मैन कुड मैरी डिफरेंट वीमेन्स और उसके साथ साथ उसमें पॉलिएंड्री भी स्टार्ट हो गया था वेयर वन वीमेन मैरी डिफरेंट वीमेन। तो पॉलिएंड्री का एग्जांपल हम महाभारत से ले सकते हैं जिसमें द्रौपदी वाज मैरिड टू 5 मैन और पॉलीगैमी वाज आल्सो देयर इन द रामायण पीरियड एज वेल एज इट वाज इन द महाभारत पीरियड में पॉलीगैमी भी थी व्हेन वन किंग्स की डिफरेंट वाइफ्स होती थी। तो पोजीशन ऑफ द वीमेन जो थी लेटर वैदिक एज में जाकर ए लिटिल बिट डाउन हो चुकी थी एज कंपेयर टू द पोजीशन ऑफ द वीमेन दैट वाज गुड पोजीशन इन द अर्ली वैदिक एज। देन वर्ण सिस्टम इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो वर्ण सिस्टम जो था वो फ्लेक्सिबल था अर्ली वैदिक एज में। वर्ण का क्या मतलब होता है? व्हेन वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस वर्ण सिस्टम इज वी मस्ट नो द टर्म वर्ण, VARN। वर्ण होता क्या है? तो स्टूडेंट देखिए जो वर्ण है ये एक संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड होता है। वर्ण इज अ संस्कृत लैंग्वेज वर्ड जिसका मतलब होता है VR, वर्ण। वर्ण मतलब अपनी चॉइस से। तो लोग अपनी चॉइस से अपने प्रोफेशंस को अडॉप्ट करते थे अर्ली वैदिक एज में। जो उनकी टैलेंट होता था, जो उनकी कैपेसिटी होती थी, जो वो कर सकते थे बिना किसी फोर्स के, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, जो काम उन्हें अच्छा लगता था, जिस काम को वो अच्छी तरह से कर सकते थे वो वही जॉब्स, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशंस को अडॉप्ट करते थे। तो वर्ण का मतलब क्या हुआ? अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से। सो द फर्स्ट पॉइंट वर्ण का क्या मतलब होता है? चॉइस से। तो उन्होंने उस अपनी चॉइस से अपने प्रोफेशंस को चुनते थे। इसीलिए एक ही फैमिली में, किसी भी फैमिली के अंदर फार्मर्स भी होते थे, वॉरियर्स भी होते थे और उसके साथ साथ जो टीचर्स होते हैं, टीचिंग जो लोग करते हैं वो लोग भी होते थे और लेबर का वर्क करने वाले भी होते थे। तो
डिफरेंट वर्क करने वाले एक ही फैमिली में होते थे। इसका मतलब जिसका जो टैलेंट है, जिसकी जो इच्छा है, उससे वो अपना वर्क जॉब प्रोफेशन कर लेते थे अपनी अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग। तो वर्क का मतलब हुआ चॉइस। दूसरा वर्ड का मतलब होता है कलर। तो कलर में अर्ली वैदिक एज में जो सोसाइटी थी वो दो कलर्स में डिवाइड थी। एक तो था आर्यंस जो थे वो फेयर कलर्ड थे, और आर्यंस जब हमने जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा था कि आर्यंस केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, तो जब वो सेंट्रल एशिया से आए बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1500 बीसी, तो उस टाइम उनका जो वॉर हुई है, उनकी वॉर नॉन आर्यंस पर्सन से हुई जो ब्लैक कलर के थे, ब्लैक में जो डार्क कॉम्प्लेक्शन थे और उनकी फ्लैट नोज थी, और मोस्ट प्रोबेबली ये माना जाता है कि वो इंडस वैली के पीपल थे। तो आर्यन जो थे वो तो सेंट्रल एशिया से आए थे, और जो यहाँ पर पहले से जो लोग रह रहे थे इंडिया में नॉर्थ वेस्ट पार्ट के अंदर, वो इंडस वैली पीपल थे। तो इंडस वैली पीपल से इनकी वॉर हुई, तो वॉर हुई तो कलर की वजह से वॉर हुई। कलर का मतलब जो एक आर्य थे जो फेयर कलर थे, और अनार्य जो आर्य नहीं थे वो डार्क कलर थे। तो दूसरा मतलब का क्या निकल कर आता है, वर्ण का कलर, और एक मतलब होता है चॉइस। तो अपनी चॉइस से वो जॉब ऑक्यूपेशन प्रोफेशन करते थे, और उन काल में आर्यंस और नॉन आर्यंस के बीच में सोसाइटी जो डिवाइड थी। अब ये और फ्लेक्सिबल था ये, जिसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ल्ड सिस्टम वाज वेरी मच फ्लेक्सिबल इन द सेंस any person can do any job according to their talent and according to their abilities, जो मैंने भी आप लोगों से डिस्कस किया। अब ये जो वर्ण सिस्टम था ये यहाँ पर आकर रिजिड हो गया था, रिजिडिटी इन द वर्ण सिस्टम हो गई थी लेटर वैदिक एज के अंदर, और वो हेरिडिटरी बेस्ड हो गया। हेरिडिटरी बेस्ड का मतलब इसमें लेटर वैदिक एज में 1000 बीसी तक आते आते ऋग्वेद लिखा गया था। तो ऋग्वेद जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इट टुक 500 इयर्स इन द कंप्लीशन ऑफ द ऋग्वेदा। तो ऋग्वेद 10 मंडल्स और 10 बुक्स में डिवाइड है। तो लास्ट मंडल जो है 10th मंडल वो 1000 बीसी तक आते आते लिखा गया। तो उसमें पुरुष सूक्ता थ्योरी एक थ्योरी आती है जिसमें बोला गया कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रियों का जन्म हाथ से हुआ, स्टमक से वैश्य आए और फीट से शूद्र आए। तो ये जो एक सिस्टम जो सोसाइटी के अंदर डेवलप हो गया वो बाद में जाके बहुत रिजिड हो गया और कास्ट सिस्टम का उसने फॉर्म ले लिया। अब जो लोग पहले जैसे यहाँ पर फ्लेक्सिबल सिस्टम था, पीपल कैन गो फॉर एनी जॉब ऑक्यूपेशन प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू देयर विल एंड अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट। अब ऐसा नहीं था, अब वो हेरिडिटरी बेस्ड हो गया था, मतलब कास्ट बेस्ड हो गया था कि जो लोग जैसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण है तो उनका काम है टीचिंग और प्रीचिंग करना, हवन करना, तो उनकी फैमिली में जो जन्म लेगा, अब अगर उसका टैलेंट ब्राह्मण के वर्क के लिए नहीं है तो वो मेंशन नहीं किया जाएगा। अब उसको ब्राह्मण का वर्क ही करना पड़ेगा, मतलब अपनी विल से वो दूसरा वर्क नहीं कर सकते। जो क्षत्रिय के घर में जिन्होंने जन्म लिया है, क्षत्रिय's जॉब वाज व्हाट, टू डिफेंड द कंट्री, टू डिफेंड देयर टेरिटरी, टू डिफेंड देयर पीपल। वो वॉरियर क्लास होती थी, किंग्स थे, कमांडर्स थे, सोल्जर्स थे, वो सब क्षत्रिय क्लास से होते थे। अब क्षत्रिय के घर में जो जन्म लेगा इसका मतलब उसको क्षत्रिय का ही वर्क करना पड़ेगा नेसेसरीली, वो दूसरा वर्क नहीं कर सकते, ब्राह्मण का, वैश्य का वो वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि अब फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो चुकी थी वर्ण सिस्टम में, अब वो एक रिजिड सिस्टम हो गया था। तो कास्ट सिस्टम, तो सोसाइटी डिवाइड 4 पार्ट में सोसाइटी डिवाइड हो गई थी। वन वाज द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। ब्राह्मण वर्क टीचिंग प्रीचिंग, क्षत्रिय जॉब टू डिफेंड द कंट्री, वैश्य जॉब ट्रेड करना, एग्रीकल्चर करना, फार्मिंग करना, और शूद्र जो थे वो लेबर क्लास करते थे। शूद्रों का वर्क था टू सर्व द रेस्ट ऑफ द 3। तो अब यहाँ पर सोसाइटी क्लियरली डिफाइन हो गई थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में। लेकिन जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के जो वर्क होते हैं वो यहाँ पर भी होते थे। इस टाइम में भी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण जो हवन यज्ञ करते थे, और किंग का काम था वॉर करना, और किंग की वार में विक्ट्री हो इसलिए वो हवन और यज्ञ करते थे इन द नेम ऑफ द किंग। तो ब्राह्मण्स का वर्क यहाँ पर भी होता था, क्षत्रिय का वर्क यहाँ पर भी होता था, वैश्य का वर्क ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर यहाँ भी था, शूद्रा सर्वेंट्स यहाँ पर भी थे। लेकिन यहाँ पर रिजिडिटी नहीं थी, जो शूद्र का वर्क कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनकी फैमिली में सभी लोग शूद्र का वर्क करेंगे। उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो वैश्य का वर्क या क्षत्रिय का वर्क भी कर सकते हैं, और जो ब्राह्मण फैमिलीज हैं वो जरूरी नहीं कि सभी लोग ब्राह्मण का वर्क करेंगे, वो क्षत्रिय का वर्क भी कर सकते थे, वैश्य का वर्क भी कर सकते थे। तो फ्लेक्सिबिलिटी थी, लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी कन्वर्ट हो गई थी रिजिडिटी में इस पर्टिकुलर टाइम में, लेटर वैदिक एज में आकर। इसके साथ साथ लेटर वैदिक एज में एक नया कंसेप्ट स्टार्ट हो गया था, दैट वाज द आश्रम सिस्टम। तो आश्रम सिस्टम में ये माना गया था कि इट वाज सपोज दैट द ह्यूमन बॉडी इज ऑफ 100 इयर्स। तो ह्यूमन की जो लाइफ होगी वो 100 इयर्स की रहेगी, और उस 100 ईयर को उन्होंने 4
पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ईच पार्ट वाज ऑफ 25 इयर्स। तो फर्स्ट पार्ट था ब्रह्मचर्य आश्रम, दैट वाज द स्टूडेंट लाइफ वेयर द स्टूडेंट यूज्ड टू टेक एजुकेशन इन द गुरुकुल्स ऑफ देयर टीचर्स। तो अपने गुरु के गुरुकुल में रहकर ही वो एजुकेशन लेते थे, दैट वाज ऑफ 25 इयर्स ऑफ एज। सेकेंड वाज द गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में उनको अपनी वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी होती थी। दे हैव टू मेक देयर फैमिली एंड फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी toward their family. That was the grihastha ashram. Third was the vanprastha ashram, that is from 50 to 75. Brahmacharya ashram was from birth to 25 years of age. 25 to 50 was the grihastha ashram. 50 to 75 was the vanprastha ashram, and 75 onwards that was the sannyas ashram. तो वानप्रस्थ आश्रम में जो पीपल होते थे उनको अपने आप को प्रिपेयर करना होता था संन्यास आश्रम के लिए। वानप्रस्थ का मतलब ये था कि उनको जो उनकी जो वर्ल्डली अटैचमेंट है, जो अपने रिलेटिव से, अपनी फैमिली से जो उनको अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट को खत्म करना होता था, उसकी प्रैक्टिस करनी होती थी, क्योंकि 75 ईयर्स के बाद उनको घर छोड़ना होता था। दैट वाज संन्यास आश्रम एंड दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट एरिया। और फॉरेस्ट एरिया में जाकर वो मेडिटेशन करेंगे, हवन करेंगे, जो वैदिक मंत्र हैं उनको रिसाइट करेंगे, वैदिक रिचार्ज को, हाइम्स को रिसाइट करेंगे और इस तरह से अपना जीवन जिएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सोसाइटी थी, आश्रम सिस्टम जो था, वो कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा था रिलीजन से। रिलीजन का मतलब क्या था कि रिलीजन में जैसे हम लोगों ने पढ़ा वैदिक लिटरेचर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वेद्स आते हैं। तो वेद का जो क्रक्स है, 4 वेद्स थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो वेदों का जो क्रक्स है, वेदों की जो समरी है, वेदों का जो सार है, व्हाट ऑल द वेद्स एक्सप्लेन, दैट इज रिटन इन द ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स जो है वो वैदिक लिटरेचर का एक पार्ट है, वो भी लिखे गए हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ब्राह्मीण एंड द ब्राह्मण। ब्राह्मीण तो वो है जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो ब्राह्मण्स का वर्क करते हैं, टीचिंग प्रीचिंग करते हैं, और ब्राह्मण्स हैं लिटरेचर। जैसे वेद लिखे गए वैसे ही ब्राह्मण भी लिखे गए थे। तो ब्राह्मणों में समरी आती है वेद्स की, और ब्राह्मण्स की जो समरी है वो आती है अरनेक्स के अंदर। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि आश्रम सिस्टम जो लिंक थे वो रिलीजन से लिंक हुए। सबसे पहले वेद्स आए, वेद्स के बाद ब्राह्मण्स लिखे गए, ब्राह्मण्स के बाद अरनेक्स लिखे गए, और अरनेक्स के बाद उपनिषद जो सार था, जो पूरी समरी थी वेद्स की। और उपनिषद ये कहते हैं कि अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज टू रीयूनाइट द ह्यूमन सोल विद द एटर्नल सोल। जो ऑल माइटी एटर्नल सोल है, जो ऑल माइटी है, जो गॉड है, जिनकी कोई फॉर्म नहीं है, जो शेपलेस है, जो फॉर्मलेस है, वो एटर्नल सोल है। और उस एटर्नल सोल का जो पार्ट है, जो पोर्शंस हैं, वो सब ह्यूमन बींग्स के अंदर है सोल के फॉर्म में। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सोल है, सभी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, नॉट ओनली इन द ह्यूमन बीइंग्स बट इन द ऑल द क्रिएचर्स ऑफ द अर्थ, उनके अंदर जो सोल है, दैट इज द पार्ट ऑफ द एटर्नल सोल। और एटर्नल सोल कौन है? गॉड, दैट इज फॉर्मलेस एंड शेपलेस। तो जो फॉर्मलेस और शेपलेस गॉड हैं, उनसे ह्यूमन सोल को अपने आप को अटैच करना है। और वो अटैच कैसे होंगे? वो अटैच होंगे वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, इन सबको पढ़कर, इनका ज्ञान प्राप्त कर। तो इनका ज्ञान, व्हाट इज दैट? दैट इज मोक्ष, सैल्वेशन, जिसको जैनिज्म में हम कैवल्य बोलते हैं और बुद्धिज्म में हम निर्वाण बोलते हैं। तो इसीलिए ऑलमाइटी गॉड ने ह्यूमन बीइंग्स को जो बॉडीज दी हैं, वो इसलिए दिए हैं नॉट टू बिकम मिलियनियर और बिलियनियर और ट्रिलियनियर। इसलिए नहीं मिली ह्यूमन बॉडी इसलिए मिली है कि हमारे अंदर जो ह्यूमन सोल है, जब वो ह्यूमन सोल जब बॉडी को छोड़ेगी, व्हेन द मैन बिकम डाइड, जब डेथ हो जाती है, तो जो सोल निकलती है, उस सोल को एटर्नल सोल के साथ मिक्स हो जाना है। मतलब कि अगर वो कब मिक्स होगी? जब हम गुड वर्क्स करेंगे, जब हम नॉलेज कर लेंगे, एंड दैट इज मोक्ष। तो वो मोक्ष कैसे मिलेगा? वो मोक्ष मिले हमें, इसीलिए आश्रम्स को, लाइफ को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम में जाकर लोग इसलिए जंगलों में जाते थे, ह्यूमन परिवार को छोड़ देते थे, फैमिलीज को बिल्कुल छोड़ देते थे, क्योंकि अगर फैमिली में उनकी अटैचमेंट रहेगी, उनकी जो ह्यूमन सोल है, जो बॉडी के अंदर जो सोल है, उसका अटैचमेंट अगर वर्ल्ड में रहेगा, तो वो जब सोल बॉडी से निकलेगी तो वो दोबारा वर्ल्ड में आ जाएगी। वर्ल्ड में मतलब अपनी फैमिली मेंबर्स के पास दोबारा आने की कोशिश करेगी, तो ऑल माइटी गॉड से नहीं मिलेगी। तो इस तरह से साइकिल चलती रहेगी कॉन्टिन्यूसली, लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ। तो दैट इज नॉट, तो ये लाइफ एंड डेथ की जो साइकिल्स है, ये तो अल्टीमेटली जो छोटे जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है, तो इस वजह से वो उनकी साइकिल तो चलेगी,
लाइफ एंड डेथ की, लेकिन ह्यूमन बॉडी में आकर भी अगर हम एनिमल्स की तरह ही लाइफ एंड डेथ पे चलते रहेंगे, देन व्हाट इज द लॉजिक इन गेटिंग द ह्यूमन बॉडी? दैट इज द मैसेज ऑफ द गॉड टू द ह्यूमन बीइंग। और इसीलिए वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद में यही लिखा हुआ है कि अल्टीमेट एम क्या है ह्यूमन बीइंग का? अल्टीमेट एम है ह्यूमन बॉडी की सोल को इटर्नल सोल से मिला देना, और दैट इज मोक्ष। तो उसके लिए ही 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। गृहस्थाश्रम, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज द ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम and sannyas ashram, so that the human body can reunite the human soul with the eternal soul, and that is salvation or that is मोक्ष। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था लेटर वैदिक एज की सोसाइटी को। पैट्रियार्चिकल सोसाइटी थी, हेड ऑफ द फैमिली, जॉइंट फैमिली होती थी, हेड ऑफ द फैमिली मेंबर होते थे। पोजीशन ऑफ वुमेन थोड़ी डाउन हो गई थी, लेकिन वर्ण सिस्टम जो बहुत रिजिड हो गया था, पुरुष थ्योरी, कास्ट सिस्टम आ गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि आश्रम सिस्टम स्टार्ट हो गया था। आश्रम सिस्टम इसलिए स्टार्ट हुआ था कि ह्यूमन बीइंग का जो एक्चुअल एम है लाइफ का, उसको अचीव किया जा सके, एंड दैट इज मोक्ष। तो दैट वाज द सोसाइटी ऑफ द लेटर वैदिक एज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।